हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रवाह में। आज हम कलरव पुस्तक से चैप्टर 15 चलो चले गांव की ओर पढ़ेंगे। ये कविता गांव पर आधारित है, ग्रामीण परिवेश पर आधारित है। तो जो गांव का परिवेश है उसका परिचय इस कविता के द्वारा होता है। गांव में गांव से जो युवक पलायन करते हैं, यानी वहाँ से गांव से शहर की ओर जो जाते हैं, उनको रोकने के लिए और उनके बेहतर शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, प्रशिक्षण के लिए और मनोरंजन के लिए जो सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है, वो सारी बातें इस कविता में कही गई है। इस कविता के माध्यम से कवि लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है कि ग्रामीण जो गांव के लोग हैं वो शहर की तरफ क्यों भाग रहे हैं और हमारे गांव पहले कैसे हुआ करते थे और आज कैसे हैं। तो आज हम इस कविता के बारे में पढ़ें। तो आइए गांव पर आधारित ये कविता पढ़ते हैं। मैं पावन धरती का बेटा, इसके आंचल में मैं खेला, अन्नपूर्णा है ये मेरी नर्म बिछौना, इसकी गोदी बापू को देखा करता था, भोर में उठकर खेत पर को जाना, अम्मा का खाना ले जाना, साथ बैठकर भोजन खाना, गांव की ऐसी स्वच्छ हवाएं, कुएं का पानी, घिरी घटाएं, चारों ओर बिछी हरियाली, कभी हुआ ना पनघट खाली, पर ये बातें हुई पुरानी, जैसे हो परियों की कहानी, कहने को तो मात पात्र वही हैं, दृश्य परंतु बदल गए हैं, नगरों की इस चकाचौंध ने सौंधी मिट्टी को रौंदा है। चलिए ये जो कविता है इसकी व्याख्या हम आपको बता देते हैं। मैं पावन धरती और उसके बाद भोजन खाना तक व्याख्या। कवि गांव में पैदा हुए हैं, खेले और बड़े हुए हैं, गांव की यादें उनके दिलों में ताज़ा है। गांव में उनके बाल मन ने जो देखा वो पाठकों के साथ साझा किया है। कवि कहते हैं कि गांव की पवित्र धरती कि वो बेटे हैं, उन्होंने यहाँ जन्म लिया है, इसकी मिट्टी में खेल कूद कर ही वो बड़े हुए हैं। गांव की धरती उनके लिए अन्नपूर्णा है, अर्थात इस पावन धरती से ही उन्होंने उनको खाने को अन्न मिला है। कवि के लिए ये धरती की गोदी नरम बिछौने के समान है, अर्थात जैसे नरम बिछौने पर सोकर चैन मिलता है वैसे ही कवि को इस धरती पर चैन मिलता है। कवि कहते हैं कि वे बचपन में अपने पिताजी को सुबह ही खेतों पर जाते देखते थे। वे खेती करते थे और माँ उनके लिए खाना लेकर जाती थी। कवि कहते हैं कि उनकी माँ और पिताजी साथ बैठकर खाना खाते थे। अगली पंक्ति है, गांव की ऐसी और बदल गए हैं। यहाँ तक की है इस पंक्ति की व्याख्या। कवि बता रहे हैं कि गांव का वातावरण कैसा था। हरे भरे खेत व पेड़ होने के कारण गांव में शुद्ध व साफ हवाएं बहती थी। लोग कुएं का पानी पीते थे। आसमान में घिरी घटाओं अर्थात उमड़ते बादलों को देखकर सब आनंदित होते थे। जिधर देखो हरियाली ही हरियाली दिखाई देती थी। गांव के पनघट पर पानी भरने के लिए स्त्रियों का आना जाना हमेशा लगा रहता था। कभी दुखी हृदय से बता रहे हैं कि ये सब बातें पुरानी हो गई हैं, ये सब परियों की कहानी की तरह लगती हैं। जैसे बचपन में बच्चे परियों की कहानी सुनते थे, वैसे ये सारी बातें बहुत पहले की थी, अब नहीं है। कभी कहते हैं ये लोग तो वही हैं, किंतु नज़ारा बिल्कुल बदल गया है, यानी बदलाव आ गया है। हरियाली, कुएं व लोगों का नज़रिया सब कुछ बदल चुका है, अब गांव गांव की तरह नहीं रह गया है। नगरों की इस और बंधन कहती है पंक्ति तक। आगे की व्याख्या है, दृश्यों में परिवर्तन नगरों की चकाचौंध अर्थात वे चमक और ऊंची ऊंची इमारतों के कारण आए हैं। कवि कहते हैं कि नगरों की चकाचौंध के कारण गांव की मिट्टी की सौंधी सौंधी जो खुशबू है वो कुचल दी गई है। खेतों की जमीन पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही हैं। इन इमारतों ने खेतों का अधिकार छीन लिया, अर्थात शहरों के बढ़ते आधुनिकीकरण ने खेत और गांव की हरियाली को नष्ट कर दिया है। गांव के जो जिज्ञासु युवक हैं, जो युवकों को भी कुछ नया जानने, नया सीखने, नया करने के लिए शहर की ओर शहर की ओर वो जा रहे हैं। शहरों की ऊंची ऊंची इमारतें उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। वे शहरों के सपने देखते हैं। युवक गांव की पवित्र धरती से जुड़ने को
अपने आप को बंधन समझते हैं, बंधा हुआ महसूस करते हैं। यदि गांव में रहेंगे तो खेती बाड़ी करनी पड़ेगी, खेतों में काम करना वे छोटा काम समझते हैं, इसलिए गांव की पावन धरती को छोड़कर वो शहरों में बसना चाहते हैं। अगली पंक्ति है, खेतों को वे तुच्छ आग बुझा पाएगी तक है। इसकी व्याख्या, कवि कहते हैं गांवों के युवक खेती बाड़ी करने को छोटा काम समझते हैं, इसलिए वे शहरों की ओर भागते हैं। यही नहीं, वे गांव के लोगों के छल कपट से रहित मन और वहाँ की शुद्ध वायु को भी महत्वहीन समझते हैं। उनकी आंखों पर शहरों की चकाचौंध का ऐसा पर्दा पड़ा होता है कि उन्हें गांव के लोगों का छल कपट से रहित मन दिखाई नहीं देता है। कवि चिंतित है और कहते हैं कि भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, यदि कोई भी खेतीबाड़ी नहीं करना चाहेगा तो अन्न कहाँ से आएगा। अन्न नहीं होने के कारण भारत देश की इतनी बड़ी आबादी तो भूखी ही रह जाएगी। यदि खेती होगी ही नहीं तो क्या मुद्रा अर्थात पैसे मनुष्य की भूख को मिटा पाएगा। क्या जो रुपया होता है उसको खा के किसी का पेट भरता है? पेट भरने के लिए तो अनाज चाहिए। भूख पैसे से नहीं अन्न से मिटती है। यह विषय विचारणीय है। अगला है, धरती आज जो, यहाँ से लेके हमसे प्रश्न करेंगे। इसकी व्याख्या है, भारत के खेतों की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि ये सोना उगलती है, अर्थात इस देश की मिट्टी में सोने जैसी फसल उगती है। कभी कहते हैं यदि खेती बाड़ी नहीं होगी तो जिस धरती पर फसलें लहलहाती हैं वहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी करने के लिए ईंटें और गारा ही दिखाई देगा। खेतों को की जगह अगर इमारतें खड़ी हो गई तो लोग भूखे रह जाएंगे, उन्हें खाने के लिए अन्न कहाँ से मिलेगा। कभी कहते हैं कि ये समय सावधान होने का है, खेती के महत्व को समझने का समय है। यदि ऐसा ना हुआ तो हम अपनी पीढ़ी को, जो आने वाली पीढ़ी है, वो उसके लिए भूखा प्यासा भारत छोड़कर जाएंगे। हमारे बच्चों के खाने के लिए अन्न नहीं होगा, वे भूखे रह जाएंगे। आने वाली पीढ़ी हमसे ये प्रश्न जरूर करेगी। अगला है, धन्य धान से कर्ज कैसे फर्ज निभाया यहाँ तक। इसकी व्याख्या है, कवि कहते हैं कल हमारे बच्चे हमसे ये प्रश्न अवश्य करेंगे कि आपको तो अन्न और धन से भरा हुआ भारत मिला था, लेकिन आपने उन्हें भूखा भारत दिया है। माँ बाप अपने बच्चों के प्रति अपने फर्ज अच्छी तरह से निभाते हैं, किंतु कल के बच्चों को भूखा भारत देकर क्या उनके माँ बाप ने अपना फर्ज निभाया है। इस प्रश्न का उत्तर तभी मिलेगा जब हम सब लोग खेती बाड़ी का महत्व समझेंगे, अर्थात जो आज के युवा हैं वो खेती बाड़ी के महत्व को समझेंगे कि खेती बाड़ी कितना अनिवार्य है, कितना आवश्यक है। उसकी जगह पे जो ईंट पत्थर की इमारतें बनती जा रही हैं, खेतों की जगह पे जहाँ खेती होनी चाहिए, जहाँ अन्न उपजना चाहिए, वहाँ पे बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनती चली जा रही हैं। तो इसके महत्व को समझना चाहिए कि अन्न उपजाना, फसल पैदा करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, इसके प्रश्नों के उत्तर जो बहुत छोटे छोटे हैं, आइए बोल ले। प्रश्न एक, कवि ने स्वयं को किसका बेटा कहा है। उत्तर, कवि ने स्वयं को धरती माँ का बेटा कहा है। प्रश्न दो, कवि के अनुसार जिज्ञासु युवक कहाँ के सपने देखते हैं। उत्तर, कवि के अनुसार जिज्ञासु युवक नगरों के सपने देखते हैं। उत्तर तीन, कवि के अनुसार भारत की बढ़ती जनसंख्या का क्या होगा। उत्तर, कवि के अनुसार बढ़ती जनसंख्या खेती न होने के कारण भूखी रह जाएगी। प्रश्न चार, कवि के अनुसार कल हमारे बच्चे हमसे क्या प्रश्न कर सकते हैं। उत्तर, कवि के अनुसार हमारे बच्चे कल हमसे ये पूछ सकते हैं कि तुमने तो धन धान से भरपूर भारत देखा था, हमें भूखा भारत देकर आपने कौन सा फर्ज निभाया है। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, कवि के माँ बाप गांव में क्या काम करते थे। उत्तर, कवि के माँ बाप गांव में खेती बाड़ी का काम करते थे। प्रश्न दो, कवि के अनुसार खेतों का अधिकार किसने छीना है। उत्तर, कवि के अनुसार खेतों की जो ज़मीन है उस पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की गई हैं, इस प्रकार इन इमारतों ने खेतों का अधिकार छीना है। प्रश्न तीन, गांव के युवक किसे अब बंधन समझते हैं। उत्तर, गांव के युवक गांव में रहने और खेती बाड़ी करने को अपना बंधन समझते हैं। प्रश्न चार, हमें अपने बच्चों को क्या समझाना होगा। उत्तर, हमें अपने बच्चों को खेती बाड़ी का महत्व समझाना होगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, धरती के सोना उगलने से कवि का क्या अभिप्राय है। उत्तर,
भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ खेतों की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि यहाँ सोना उगलता है, ये सोना उगलता है, अर्थात इस देश की धरती में सोने जैसी फसलें उगती हैं। प्रश्न 2, ऊंची ऊंची इमारतों ने खेतों के किस अधिकार को छीन लिया है? उत्तर, आज विकास के नाम पर देशों की खेतों की जगह ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी की जा रही हैं। खेतीबाड़ी करके अन्न उपजाया जाता है, लेकिन आज जिधर भी देखो खेत कम, इमारतें अधिक दिखाई दे रही हैं। केवल पैसों से भूख नहीं मिटाई जा सकती। गांव के युवक शहरों की ओर, प्रश्न नंबर 3, गांव के युवक शहरों की ओर क्यों भाग रहे हैं? उत्तर, गांव के युवक खेतीबाड़ी नहीं करना चाहते, वे इसे अपनाना ही नहीं चाहते। यहाँ तक कि गांव की धरती से जुड़े रहने इसको ये बंधन मानते हैं। नगरों की चकाचौंध और वहाँ की ऊंची ऊंची इमारतें उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, इसलिए वे शहरों की ओर भाग रहे हैं। प्रश्न 4, भारत की बढ़ती आबादी भूखी रह जाएगी, ऐसा कवि ने क्यों कहा? उत्तर, आज खेतों की जगह हथियार और वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही हैं और इसे विकास का नाम दिया जा रहा है। किसानों को खेतों के लिए पैसे दिया जा रहा है। दूसरी ओर देश की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो कवि का ऐसा कहना है कि यदि खेत नहीं होंगे तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा, फिर इतनी बड़ी आबादी की भूख कैसे मिटेगी? आबादी को खिलाने के लिए अनाज कहाँ से आएगा? ये तो भूखी ही रह जाएगी। तो ये आपके प्रश्नों के उत्तर हैं। स्मरणावलोकन, सही उत्तर के सामने टिक लगाना है सही का। खेतों का अधिकार किसने छीना है? ऊंची ऊंची इमारतों ने छीना है। ख, नगरों की चकाचौंध ने किसको रौंदा है? नगरों की चकाचौंध ने सौंधी मिट्टी को रौंदा है। भारत किससे परिपूर्ण है? भारत धन धान से परिपूर्ण है। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहने को तो पात्र वही है, दृश्य परंतु बदल गए हैं। यहाँ पर वही पात्र किन के लिए कहा गया है? तो यहाँ पर वही पात्र लोगों के लिए कहा गया है, जो वहाँ के लोग हैं। ख, पहले वहाँ क्या दृश्य थे? उत्तर, पहले वहाँ खेतों में काम करते लोग थे, साफ हवाएं, चारों ओर हरियाली हुआ करती थी। ग, वे दृश्य क्यों बदल गए हैं? उत्तर, नगरों की तेज चमक, ऊंची ऊंची इमारतों के कारण ये दृश्य बदल गए हैं। घ, इन बदलते हुए दृश्यों का क्या परिणाम होगा? उत्तर, इन बदलते हुए दृश्यों का परिणाम ये होगा कि खेत नहीं होंगे, अन्न नहीं उगेगा, लोग भूखे रह जाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। युवकों की जिज्ञासु आंखें सपने कहाँ के बुनते हैं? शहरों के बुनते हैं। ख, कृषि बिना क्या केवल पेट की आग बुझा पाएगी? तो किससे कहा गया? मुद्रा, जो पैसे हैं उससे क्या पेट की आग बुझेगी? ग, आपने पाया था जो भारत, कैसा भारत? हमारी पीढ़ी ने हमारे पहले की पीढ़ी के पास था धन धान से परिपूर्ण पीढ़ी। घ में अन्नपूर्णा है ये मेरी नर्म बिछौना इसकी गोदी। ये इसमें अन्नपूर्णा शब्द का रिक्त स्थान में भरा गया है, शब्द लिखा गया है। तो ये आपके प्रश्नों के उत्तर और सभी अभ्यास कार्य को मैंने यहाँ पे करवा दिया है। आप इसे नोट बुक में लिख। थैंक यू।